देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि जो यहाँ पर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो इंडिया के बेस्ट टीचर हैं। जो टीचर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो इंडिया के बेस्ट टीचर हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप जाकर खुद चेक कर लेना। इतनी सारी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, एक बार आप जाकर देख लेना कि वहां पर कौन क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, और क्या वहां पर पढ़ाया जाता है। एक बार आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपको यहाँ पर जो मिले हैं सारे कॉम्बिनेशंस वो इतने बेस्ट मिले हैं, ठीक है ना। रुपेश सर को मैं 2014 से जानता हूं। हम लोग 2015 में एक ब्रांड में पढ़ाते थे, दोनों साथ पढ़ाते थे पैरेलली, ठीक है। और आप सोचिए उससे पहले से वो पढ़ा रहे हैं। कितने पुराने टीचर हैं। ऐसे पुराने टीचर कहाँ मिलते हैं आजकल, मुझे बताइए। ऐसा कहाँ मिलते हैं। सब नए नए लोग हैं जो अभी 2020 में कोई पास आउट है, 2019 में पास आउट है। वो 2012 से पढ़ा रहे हैं, 2012 से वो भी पढ़ा रहे हैं, 2012 से मैं भी पढ़ा रहा हूं। 2015 में तो हम लोग साथ में थे, एक ही कोचिंग में हम लोग पढ़ाते थे, पास पास बैठते थे। तब मैं जो है उनसे पूछता था कि यार आप ये टॉपिक कैसे करते हो, ये टॉपिक कैसे करते हो। तब से हमारी फ्रेंडशिप है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो आपके साथ में जो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको बाहर की कोचिंग्स में इतना आसानी से नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप जो है टीचर्स की रेस्पेक्ट करो, ठीक है। टीचर जो है डेली क्लास लेता है। देखो अगर डिलेज अगर किसी के लेक्चर में है और अगर वो छुट्टी ले रहा हो रोज और उसकी वजह से डिले हो जाए, तो यार मैं जरूर इसके लिए जो है आपकी कंप्लेन लेने के लिए तैयार हूं कि यार मैं छुट्टी पर था तो मेरी वजह से जो है लेट हो गया। मैंने कभी छुट्टी ली नहीं है। जब भी मैं छुट्टी लेता हूं तो मैं पहले ही एक्स्ट्रा क्लास कर देता हूं। मैं कभी छुट्टी लेता ही नहीं। आप मेरे को बताइए, अनटिल अनलेस पूरा सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाए, इंटरनेट नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो इसके अलावा आप मेरे को बताओ, आप पिछले जाकर देखो आप अपने ऐप पर कि मेरी क्लास कब कैंसिल हुई है। तो जब कोई टीचर की बेचारे की क्लास कैंसिल ही नहीं होती है तो आप उस पर कैसे उल्टा सीधा आरोप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो आप अपने टीचर्स के लिए उल्टा सीधा बोलते हो, प्लीज ये करना बंद कर दो। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। जितना पढ़ा दिया है उतना क्या ठीक से आता है कि नहीं आता, पहले आप ये देख लो, ओके। और उसके बाद जो है आप किसी को परेशान करो, ठीक है। क्योंकि आप जब किसी को परेशान करते हो वो साइकोलॉजिकली दिमाग पर बात लगती है। क्योंकि जब कोई अपना 100% एफर्ट दे रहा हो और आप उसको परेशान करोगे तो वो परेशान होगा, याद रखना। एंड देन अगर वो परेशान होगा तो फिर वो जो है इरिटेट हो जाएगा। वो अगर फिजिक्स वाले सर इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, एमए सर जो है इतने बढ़िया इंसान है वो, ठीक है। मेरी जब भी उनसे फोन पे बात हुई है, इतना प्यारा इतना मीठा बात करते हैं। एंड ही ऑलवेज टॉक अबाउट यू ऑल कि नहीं स्टूडेंट्स के लिए सर ऐसा करना है, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा करना है। दीपक वशिष्ठ सर से बात होती है, वो भी बच्चों की बात करते हैं, नहीं सर बच्चों के लिए करना है सर। तो आप मेरे को बताओ, सारे टीचर्स तो बच्चों आप लोगों के लिए सोच रहे हैं और आप उन्हें ही हैरेस कर रहे हो। सिलेबस का जो कवरेज है वो टीचर के हाथ में है, उस पर आप ध्यान मत दो। आप तो इस चीज पर ध्यान दो कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी सिलेबस जो है वो टीचर देख लेगा, ओके। आप जो है केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। चलिए इसको साफ करते हैं। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने टेस्ट पे फोकस करिए। नंबर कितने आ रहे हैं और कट ऑफ कितनी जाती है, हमको आगे क्या करना है, ठीक है, कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप लोग इस पर फोकस करो, ठीक है। कुछ चीजें टीचर्स को भी देख लेने दो, टीचर कर लेगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। टीचर को इरिटेट ना करो भाई, वो तो यार आप ही के लिए सोच रहा है और आप यार जो है उसको हैरेस कर रहे हो दिन रात। ये सही तरीका नहीं है। मुझे नहीं लगता यार 1.0 बैच में कोई भी क्लास कभी कैंसिल होती है, अनटिल अनलेस यार कोई अगर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते।
जिन जिन टीचर्स, जो जो टीचर आपके बैच में पढ़ा रहे हैं ना, आपके उम्र जितना तो उनको टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन। अब तेजस को वो मत करो आप, ठीक है, बोल दिया उसने भी, ठीक है, पर यार हम तो अपनी अच्छाई मेंटेन करके रखें। हमें न दिलशाद से प्रॉब्लम है न तेजस से प्रॉब्लम है, ठीक है, पर देखने वाली बात यह है कि टीचर्स को इरिटेट मत करो, उन्हें पढ़ाने दो, वो आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। ओके, आपने जो 4,000 रुपये दिए हैं उसमें क्या नहीं मिल रहा आपको, आप ये देखो। 4,000 रुपये में आपको लाखों के कोचिंग में जो चीज़ें मिलती है वो यहाँ पर आपको मिल रही है। टाइम टू टाइम आपका टेस्ट हो रहा है, टाइम टू टाइम आपको डीपीपी मिल रही है, डीपीपी की आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ रही है, ठीक है, सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म इतना प्यारा है कि आपको अपने जो है ये भी अपडेट होती रहती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है, आपके पास रिजल्ट टाइम टू टाइम आता है, ठीक है। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है और वो भी इतने कम अमाउंट में। कहाँ मिलता है भाई ये इतना सब कुछ, ठीक है। तो यार उसकी वैल्यू करना सीखो, ठीक है, प्लीज, मैं आप सभी से ये कहूंगा। चलिए तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, इस पे अपन आते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बेटा, ये एक प्रोटेक्टिव एक्शन होता है जनरली, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे गर्म चीज पर हाथ रखकर हाथ खींच लेना वापस से, ठीक है। कोई तीखे ऑब्जेक्ट पर हाथ लग गया हो तो हाथ ऊपर उठा लेना, ठीक है। चलते चलते कभी कभी अपन चलते हैं जमीन पर और जमीन पर कोई सुई पड़ी होती है या कंकर पड़ा होता है। कभी कभी हम बिना चप्पल के निकल जाते हैं घर के बाहर और कभी कभी बाहर जो है घर के एक कंकर या एक पत्थर पड़ा होता है जो पैर में लग जाता है, तो अपन एकदम पैर ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि वो भी एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं, आपको बचाने के लिए होते हैं, क्योंकि अगर आप वो पैर ऊपर नहीं उठाते तो जो कंकर है हो सकता है आपकी स्किन को पियर्स करके अंदर एंटर कर जाता और आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा देता। तो जैसे ही आपको चुभन फील होती है आप पैर उठा लेते हो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई आपकी तरफ पत्थर मारता है तो आप हटने की कोशिश करते हो, आप एकदम हट जाते हो ताकि पत्थर साइड से निकल जाए, आपको ना लगे। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो प्रोटेक्टिव एक्शंस होते हैं, याद रखिए, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली बने होते हैं, ठीक है। और जैसे अगर किसी ने आपके मुंह पर कुछ फेंका, मान लो किसी ने मुंह पर आपके पाउडर फेंक दिया, ठीक है, तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। तो ये जो आंखों का बंद होना है ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, याद रखिए, ठीक है। ये भी आपकी आंखों को बचाने के लिए बना है, क्योंकि आंखों को लगता है कि पाउडर जो है आंखों में अगर चला गया तो आपकी आंखों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। कि किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो एकदम हाथ उठा देना, ठीक है। किसी तीखे ऑब्जेक्ट पर हाथ लग गया तो एकदम हाथ ऊपर कर देना, ठीक है। और कोई शार्प ऑब्जेक्ट पैरों पे लग गया तो पैर ऊपर कर देना। ये सारे दीज आर ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस, याद रखिए, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं बेटा ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, याद रखिए, और ये बहुत ही फास्ट एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं इसके बारे में सब लिखता हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है ना। दे आर यूजुअली वेरी फास्ट, ठीक है, यूजुअली वेरी फास्ट होते हैं, ठीक है, एंड हेल्प इन
ठीक है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ठीक है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ठीक है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ठीक है, दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन का कुछ सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन को अगर अपन को समझना है तो सबसे पहले अपन को रिफ्लेक्स आर्क समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। ओके, तो आइए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो इसको अपन यहां पर कर लेते हैं, देखिए इधर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो अपन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क में जो है एक रिसेप्टर स्टार्टिंग में होता है। आप तो अब जानते ही हो कि रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। तो रिसेप्टर स्टार्टिंग किससे होता है? रिसेप्टर से, ठीक है। तो रिसेप्टर को मैं पहले नंबर पे रखूंगा, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर से जो सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है ना, रिसेप्टर से जो सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर से जो सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर से जो सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है, वो सूचना ले जाती हैं सीएनएस तक, वो सूचना ले जाती हैं सीएनएस तक, ठीक है। और सीएनएस में क्या क्या आ जाता है? सीएनएस तो आपको पता ही है, ठीक है। सीएनएस में आ जाता है ब्रेन, ठीक है, एंड सीएनएस में आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो सेंसरी नर्व्स हैं इनको अपन एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, इनको अपन एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। तो कभी एफरेंट नर्व्स लिखा हुआ हो तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सेंसरी नर्व का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स में जो दूसरी चीज हो गई वो हो गई आपकी एफरेंट नर्व्स, जिनको सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। रिफ्लेक्स में जो तीसरी चीज हो गई वो है सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है, ठीक है, मोटर नर्व्स निकलती हैं, याद रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है मोटर नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, मोटर नर्व्स निकलती हैं जो सूचना किसके पास ले जाती हैं? जो सूचना इफेक्टर्स के पास ले जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मोटर नर्व्स जो हैं ये 4 नंबर पे आ गया, ठीक है, मोटर नर्व्स जो हैं ये 4 नंबर पे आ गई, ठीक है। और इफेक्टर्स जो हो गए, ठीक है, ये आपके 5 नंबर पे आ गए, ठीक है। इफेक्टर्स जो हो गए ये आपके 5 नंबर पे आ गए, याद रखिए। इफेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपको तो ये पता ही है, ठीक है, कि इफेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्टर्स जो हैं क्या क्या हो सकती हैं? जनरली तो ये स्केलेटल मसल होते हैं, याद रखिए, इफेक्टर्स जनरली स्केलेटल मसल होते हैं, ठीक है। पर इफेक्टर्स में स्मूथ मसल भी आ जाते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल भी आ जाते हैं। इफेक्टर में ग्लैंड्स भी आ जाती हैं, ठीक है। और इफेक्टर्स में कार्डियक मसल भी आ जाते हैं, ठीक है। इफेक्टर्स में कार्डियक मसल यानी कि हार्ट भी आ जाता है, यानी कि हार्ट भी आ जाता है। पर रिफ्लेक्स एक्शन में मैं आपको बता दूं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में मैं आपको बता दूं, ज्यादा काम अपना स्केलेटल मसल का पड़ेगा, ठीक है ना, ज्यादा काम अपना स्मूथ मसल का पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्स में जो इफेक्टर्स मोस्टली जो काम आएंगे वो या तो स्केलेटल मसल होगा या स्मूथ मसल होगा, ठीक है ना। मोस्टली जो रिफ्लेक्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल होगा। कभी कभार कोई रिफ्लेक्स में ग्लैंड्स भी काम आती हैं, ठीक है ना, कभी कभार कोई रिफ्लेक्स में ग्लैंड्स भी काम आती है, ठीक है। तो इन तीनों को आप ले लीजिए। जब मैं इफेक्टर लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, जो मैं इफेक्टर्स लिख रहा हूं, इफेक्टर्स में ये तीनों जो हैं, ठीक है, मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, याद रखिए। ये तीनों इफेक्टर्स जो हैं मोस्टली रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आप बोलेंगे सर ग्लैंड्स कहां पर काम आती है? तो मैं आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन बताता हूं, ठीक है। जब भी आप टेस्टी फूड को देखते हो, ठीक है, तो आपकी सलाइवेशन होने लगती है। जब भी आप टेस्टी फूड को देखोगे, जैसे मम्मी ने पाव भाजी बनाई है तो मुंह में पानी आने लगता है, सलाइवेशन होने लगती है, ठीक है।
वो जो सलाइवेशन मुंह में हो रही है वो एक प्रकार की रिफ्लेक्स ही है, याद रखिए, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में जो लास्ट में आता है वो इफेक्टर्स आते हैं, और जनरली इफेक्टर्स में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल या ग्लैंड्स को अपन शामिल करते हैं। तो सलाइवेशन में कौन सी ग्लैंड काम आ रही है? सलाइवरी ग्लैंड काम आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो सलाइवेशन हुआ है, जो सलाइवेशन हुआ है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है। पुराना एक एक्सपेरिमेंट था जो पेवलोव नाम के साइंटिस्ट ने किया था। पेवलोव क्या करते थे, घंटी बजाते थे, ठीक है, और कुत्ते का जो भोजन है वो रख देते थे, कुत्ता दौड़ता चला आता था, भोजन करता था, ठीक है। आपको तो पता है कि कुत्ता जब भोजन करता है, तो डॉग जब भोजन करता है तो उसकी कभी कभार सलाइवा गिरती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली टेस्टी भोजन करते हैं तो सलाइवा तो निकलेगा ही मुंह के अंदर, हमारे में भी निकलता है, डॉग में भी निकलता है। तो हर दिन वो यही करते थे, घंटी बजाते थे, घंटी बजाते थे, तो डॉग को पता चल जाता था खाने का टाइम हो गया है, डॉग चला जाता था, ठीक है, और डॉग खाना खा लेता था। एक दिन उन्होंने घंटी बजाई और उन्होंने खाना रखा ही नहीं, ठीक है, डॉग आ गया और डॉग का सलाइवा गिरने लग गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इससे इसमें ये पता चलता है कि सलाइवेशन भी एक रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। डॉग इतना आदी हो गया था कि घंटी के साथ ही सलाइवा निकलने लग जाता था, ठीक है, कि घंटी का मतलब फूड, फूड का मतलब सलाइवेशन, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्स आर्क जो आप देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। रिफ्लेक्स आर्क जो है, इसमें रिसेप्टर आता है, सेंसरी नर्व आती है, सीएनएस, मोटर नर्व, इफेक्टर्स, ये 5 चीजें आती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो है हम ये तो कहेंगे ही कि रिसेप्टर पर जो है स्टिमुलस आता है या स्टिमुलाई आता है, याद रखिए, रिसेप्टर पर जो है वो स्टिमुलाई आता है। ऑब्वियसली स्टिमुलाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलाई के बिना रिफ्लेक्स कैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे सोचिए कि भाई ये कप अगर बहुत गर्म है तो इसको हाथ लगाते ही हम छोड़ देंगे ऐसे कर कर, क्योंकि ये जो हीट है कप की, ये स्टिमुलाई है, और ये जो हमारे थर्मो रिसेप्टर्स हैं स्किन में, ये रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, जो हीट है वो स्टिमुलाई है, ठीक है। किसी शार्प ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया और हाथ पीछे खींच लिया, तो जैसे ही शार्प ऑब्जेक्ट आपकी स्किन में घुसता है तो पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये शार्प ऑब्जेक्ट का लगना ही एक स्टिमुलाई है, और रिसेप्टर यहां पर पेन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है, अब जैसे आपके पास में एक तेज बम विस्फोट हुआ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपका हाथ सीधा कान के ऊपर चला जाता है, ये एक रिफ्लेक्स है, याद रखिए, बॉडी को बचाने के लिए, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स है, याद रखिए। तो स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई है लाउड साउंड, लाउड साउंड जैसे ही आती है तो यहां पर हाथ चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, एकदम कोई अपनी आंखों में तेज रोशनी अगर डाले तो अपनी आंखें बंद हो जाती है ऐसे करके, ये एक रिफ्लेक्स है, मैं आपको बताऊं, ताकि रेटिना खराब ना हो जाए तेज रोशनी से, ठीक है। अगर इतनी तेज रोशनी जो है आंखों में कोई डालता रहेगा तो हो सकता है अंदर की लेयर्स डैमेज हो जाएं। तो इसलिए तेज रोशनी जैसे ही आंखों में पड़ती है अपनी आंखें जो है एकदम बंद हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही अपन अंधेरे से सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो अपनी आंखें बंद हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, ताकि वो तेज सूर्य का प्रकाश जो है एकदम आंखों में ना चला जाए और आंखों को डैमेज ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए स्टिमुलाई अलग अलग हो सकते हैं, स्टिमुलाई लाइट का भी हो सकता है, स्टिमुलाई तेज साउंड का भी हो सकता है, स्टिमुलाई जो है शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा दिया गया पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चों, ठीक है ना। ओके, ये रिफ्लेक्स आर्क है 1 2 3 4 5। और मैं बता दूं कि मोटर नर्व्स को, ठीक है, मोटर नर्व्स को अपन इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, ठीक है, मोटर नर्व्स को अपन इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर 4 नंबर ही लिख देता हूं, मोटर नर्व्स का ही दूसरा नाम इफरेंट नर्व्स है। तो कभी अगर कोई आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मोटर नर्व्स को ही इफरेंट नर्व्स कहते हैं, और सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व्स कहते हैं, याद रखिए, सेंसरी एफरेंट है और मोटर इफरेंट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रिफ्लेक्स की क्लासिफिकेशन पर ले चलता हूं कि रिफ्लेक्स कितने टाइप का होता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, है ना। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, मेरे ख्याल से अब तक कर भी लिया होगा, ठीक है, चलिए, है ना।
ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में मत ध्यान दीजिए। चलिए, तो रिफ्लेक्स जो है बेटा, उसकी पहली क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, रिफ्लेक्स की पहली क्लासिफिकेशन है कि रिफ्लेक्स जो है, आइदर रिफ्लेक्स जो है दो प्रकार का हो सकता है। ये देखिए, ये रिफ्लेक्स की फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स की फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि रिफ्लेक्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक है मोनोसाइनेप्टिक। ठीक है, एक है मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, एक है मोनोसाइनेप्टिक और एक है पॉलीसाइनेप्टिक। ठीक है, एक है पॉलीसाइनेप्टिक। ठीक है, तो एक है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और एक है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, ये किस आधार पे है? ये इस आधार पर है कि सीएनएस में कितने साइनेप्स बनते हैं। ठीक है ना, तो ये किस किस आधार पर है? ठीक है ना, ये किस आधार पे है? बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइनेप्स। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइनेप्स इन सीएनएस। ठीक है ना, कि सीएनएस में कितने साइनेप्स बन रहे हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है। याद रखिए, इस तरह के रिफ्लेक्सेस की अपन को बात करनी है। पहले अपन मोनोसाइनेप्टिक पढ़ेंगे, फिर पॉलीसाइनेप्टिक पढ़ेंगे, और इसका आधार है कि कितने साइनेप्स हैं सीएनएस में। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाम से तो कम समझ में आएगा, पर जब डायग्राम बनाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है नी जर्क रिफ्लेक्स, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना, पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी से तो रिफ्लेक्स वाला टॉपिक ही हट गया है। पुरानी एनसीईआरटी में नी जर्क रिफ्लेक्स दे रखा है। ठीक है, तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में नी जर्क रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में विड्रॉवल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है ना, विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है कि किसी गर्म चीज को टच करके हाथ विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जब भी कोई तीखी चीज को टच करते हैं हाथ विड्रॉ कर लेते हैं। ये विड्रॉ करना, हाथ को विड्रॉ करना विड्रॉल रिफ्लेक्स कहलाता है। गरम जमीन पर पैर रख दिया तो पैर ऊपर उठा लिया। कभी कभी जैसे हम दिल्ली जाते थे, ठीक है, मतलब जब मैं दिल्ली में रहता था या आज भी जब मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं गुरुद्वारे जरूर जाता हूं। ठीक है ना, या वहां पर हनुमान मंदिर है, वहां पर भी मैं जाता हूं। ठीक है, या वैसे ही एग्जाम्पल ले लिया, छत पे कभी चले गए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे छत पे चले गए, ठीक है, छत पे जाते हैं तो जमीन काफी गर्म होती है धूप की वजह से। तो जैसे ही नंगे पैर छत पे जाओगे तो पैर एकदम जलता है, तो पैर ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। पैरों की स्किन को बचाने के लिए हम एकदम पैर ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है ना, आजकल तो जो है मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह जो है अच्छा दरी बिछी रहती है, तो इसका इंतजाम बहुत अच्छा करते हैं वो। ठीक है, पर जब हम छोटे थे और जो है कभी भी नंगे पैर गर्मियों में निकलते थे तो बड़ा गर्म लगता था जमीन, तो एकदम पैर ऊपर उठा लेते थे। ठीक है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि जमीन पर ही हो, कभी कभी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी रहती है और उसकी सीट बहुत गर्म हो जाती है, तो जैसे ही आप मोटरसाइकिल पर बैठते हो, ठीक है, आपकी टुईन जल जाती है और आप एकदम खड़े हो जाते हो। ठीक है, तो टुई में आग थोड़ी लगती है, ठीक है, पर गर्म लगता है इसलिए आदमी खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है अपनी अपनी टुई को बचाने के लिए। ठीक है, तो आइए अपन सबसे पहले जो है पढ़ेंगे नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, और फिर विड्रॉल रिफ्लेक्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं, विड्रॉ कर लेना उस जगह से अपने आप को। ठीक है, अपने आप को गर्म सीट से विड्रॉ कर लेना मोटरसाइकिल की, ये विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, चलिए, है ना, चलिए, तो नी जर्क रिफ्लेक्स चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग अभी भी पीछे पड़े हैं मेरे, बोलते हैं स्लाइड मैप ऑन कर दो। ले वो यार, कर देता हूं। ठीक है, तुम्हें भाषण देने के चक्कर में भूल ही गया भाई। ये लो भाई, कनेक्ट कर रहा हूं स्लाइड मैप। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
चलो, तो अब नी जर्क रिफ्लेक्स से शुरुआत करते हैं। और विड्रॉल रिफ्लेक्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए कि हाथ टच करके हाथ उठा लेना, ठीक है, पैर गर्म चीज पर लगा हुआ है तो पैर ऊपर कर लेना, ठीक है ना। कभी कभी है ना अपन के नहाने की बाल्टी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि मेरी जो सिस्टर थी वो कई बार क्या करती थी कि रॉड जो है बाल्टी के अंदर रख देती थी, ठीक है, और वो रॉड ऑफ करना भूल जाती थी, ठीक है। और वो जो पानी की रॉड है वो आधे घंटा 1 घंटे तक चलती रहती थी और पानी जो है एकदम खौल जाता था, ठीक है। अब वो देखती थी 1 घंटे तक रॉड चल गई है, ठीक है, तो जो है यार, मतलब अब इसको मैं बंद करके कहीं छुपा देती हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रॉड जो है हमने इतनी देर तक चला दी। तो वो रॉड बंद बंद करके उसे पैक करके कहीं साइड में रख देती थी। अब वो पानी खौलता हुआ है, पानी बड़ा गर्म था, वो बहुत गर्म था, ठीक है, पानी हाईली हाईली गर्म पानी, ठीक है। अब भाई साहब कोई और बाथरूम में चला गया, ठीक है ना, नहाने के हिसाब से, ठीक है। कई बार मेरे नाना जी जो है बाथरूम में चले जाते थे नहाने के हिसाब से, भाई उनको नहाना होता था, ठीक है। वो देखते थे बाल्टी में पानी पड़ा है, चलो इसी से नहा लेता हूँ, ठीक है। और वो जो गर्म पानी डालते हैं और उसके बाद जो रिफ्लेक्स आता है बॉडी से, यूं यूं करते हैं अपन, ये बॉडी विड्रॉ हो जाती है, ये विड्रॉल रिफ्लेक्स है, ठीक है। कई बार मैं भी उस गर्म पानी में हाथ डाल देता था देखने के लिए कि ठंडा है कि गर्म है, एक बार देखूं। जैसे ही हाथ डालता था हाथ जल जाता था, हाथ बाहर निकाल देता था। ये भी विड्रॉल रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो हम क्या करने लग गए कि हम जो है अब पूरा हाथ डालना ही छोड़ दिया। मैं और नाना जी जब भी बाथरूम में जाते थे तो एक उंगली टच करके देखते थे कि भाई पानी गर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कई घर में लोग होते हैं जो तबाह करने के लिए बने होते हैं, सबको तंग करने के लिए बने होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे और मेरे नाना जी जो हैं, ठीक है ना, हमने बहुत इन सब चीजों का सामना किया है, ठीक है। आइए अब हम जो है चलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स पर, ठीक है ना। चलिए नी जर्क रिफ्लेक्स की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है, ऐसी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहां पर एक मसल होती है ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं हम क्वाड्रीसेप मसल। और नीचे की तरफ एक मसल होती है जिसे हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। अभी नाम लिख देता हूं। तो इस मसल का नाम है क्वाड्रीसेप, क्वाड्रीसेप मसल। नीचे वाली मसल का नाम है हैमस्ट्रिंग मसल। दोनों ही स्केलेटल मसल है, ठीक है। अगर आप मेरे से सारा चैप्टर पढ़े हैं तो यहां पर इधर एक बोन होती है जिसे नी कैप कहा जाता है। इस नी कैप को पटेला कहते हैं, ये पटेला बोन है, ठीक है, ये पटेला बोन है, ठीक है। और पटेला बोन जो होती है, ठीक है, वो क्वाड्रीसेप मसल के साथ अटैच होती है एक टेंडन की हेल्प से। यहां पर एक टेंडन होता है, ठीक है, ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है ये टेंडन है, ठीक है, ये टेंडन है जो पटेला को क्वाड्रीसेप मसल के साथ अटैच करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, देखिएगा, ठीक है। ये एक रबर हैमर होता है, ये देखिए, ये एक रबर हैमर होता है, ये देखिए, दिस इज अ रबर हैमर, ये एक रबर हैमर है, ठीक है। अब देखने वाली बच्चों बात यह है, पहला मेरा सवाल यह है, ठीक है, देखने वाली बच्चों बात यह है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये कब यूज में आता है। बेटा कई लोग जो है ये शिकायत करते हैं कि उनका पैर काम नहीं कर रहा, पैर में सेंसेशन नहीं है, ठीक है, पैर में कोई सेंस काम नहीं कर रहा, पैर जाम हो गया है, या पैर जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है, पैर में कोई सेंसेशन नहीं है।
कोई पैर को टच कर रहा है तो उनको पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस तरह की कंप्लेन कई लोग ओल्ड एज में करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं या जिन्होंने न्यूरोलॉजी में एमडी करी भी होती है, ठीक है, वो डॉक्टर जो है नी जर्क रिफ्लेक्स का सहारा लेते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके पैर में सेंसेशन नहीं है, वो पेशेंट को बिठाते हैं व्हील चेयर पर और फिर एक रबर हैमर से पटेला पर जोर से हिट करते हैं, ठीक है ना। रबर हैमर से पटेला पर जोर से हिट करते हैं। अगर उनकी सेंसेस सही काम कर रही है तो नी जर्क रिफ्लेक्स भी होगा, ठीक है। और नी जर्क रिफ्लेक्स अगर होगा तो ये पैर ऊपर चला जाएगा, इस तरह से तेजी से ये पैर ऊपर झटका मारेगा। जैसे ही आप रबर हैमर पर यहां हमला करते हो, ठीक है, जैसे ही आप यहां पर रबर हैमर पे हमला करते हो, आपका पैर ऊपर इस तरह झटका मारता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति के सेंसेस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ये रबर हैमर यहां पर मारने से ये पैर ऊपर जाता है, झटका देता है। इस झटके को ही जर्क कहा जाता है। और कौन झटका दे रहा है, आपका नी, ठीक है। तो इसे नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब अपन देखते हैं कि जब रबर हैमर से पटेला बोन के ऊपर, पटेला एक बोन होती है, याद रखिए, जब रबर हैमर से पटेला बोन पर कोई जोर से मारता है तो होता क्या है, ठीक है ना। आइए, ठीक है। तो देखिए, आइए, ठीक है, रबर हैमर से जब पटेला बोन पर हिट करते हैं, पटेला एक बोन होती है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। तो जब रबर हैमर से आप पटेला पर हिट करोगे तो ये टेंडन जो पटेला के साथ जुड़ा हुआ है ये एक्टिवेट हो जाता है। और टेंडन जो है सूचना भेजता है क्वाड्रिसेप को, मतलब टेंडन क्वाड्रिसेप मसल के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। टेंडन जो होता है मसल से बोन को कनेक्ट करता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो टेंडन है, इसके एक तरफ मसल है, एक तरफ बोन है, ठीक है। एक तरफ पटेला बोन है, एक तरफ क्वाड्रिसेप मसल है। तो ये जो टेंडन है ये क्वाड्रिसेप मसल को पटेला के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही आप रबर हैमर पटेला बोन पर मारोगे, ये जो टेंडन है ये एक्टिवेट हो जाएगा और क्वाड्रिसेप मसल जो है बच्चों, क्वाड्रिसेप मसल इसकी वजह से स्ट्रेच होने लग जाती है। जैसे ही आप रबर हैमर से पटेला बोन पर मारते हो, वैसे ही ये जो टेंडन है ये एक्टिवेट हो जाता है और क्वाड्रिसेप मसल जो है ये स्ट्रेच होने लग जाती है टेंडन की वजह से, ठीक है ना। जब बच्चों क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होने लग जाती है तो क्वाड्रिसेप मसल के अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसे स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं यहां पर ये बनाने जा रहा हूं, ये ग्रीन कलर का स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है ना। ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब अपन रबर हैमर से पटेला बोन पर मारते हैं तो ये टेंडन एक्टिवेट हो जाता है और टेंडन क्वाड्रिसेप मसल के साथ कनेक्टेड है और क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच करने लगती है। जब क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच करने लगती है तो मसल में पाया जाने वाला स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, याद रखिए, ठीक है। मसल में पाया जाने वाला स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मसल स्ट्रेच हो रही है ना, तो जैसे ही मसल स्ट्रेच होने लगती है वैसे ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये देखिएगा, सेंसरी नर्व्स जो हैं, ये रही सेंसरी नर्व्स, ठीक है। ये सेंसरी नर्व जो है बच्चों, ये सूचना स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जा रही है, ठीक है। आइए स्पाइनल कॉर्ड भी बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाया था, स्पाइनल कॉर्ड का मैं टीएस बना रहा हूं, ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड बन गया, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जो है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में जो है हम ये तो सांप बन रहा है,
ये हॉर्न्स बना लेते हैं। अरे बनेगा नहीं इससे तो, चलो हाथ से ही बना लेते हैं। तो ये हॉर्न बना लेते हैं। मैंने सोचा यार कि शायद इसमें कोई मैकेनिज्म होता हो जिससे ये ऑटोमेटिकली इसमें कलर भर जाए। ठीक है, ये हॉर्न बना लेते हैं, एक बार देखते हैं इससे कलर भरता है क्या। हाँ भर गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अपन हॉर्न बना लिया अपन ने। किसी ने कल मेरे को बताया था, एक लड़का था जिसने मेरे को लिख के भेजा था, सर ऐसे करोगे तो कलर भर जाएगा। ठीक है, बच्चे बहुत हेल्प भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, ये जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूं, ये सेंसरी नर्व जो है, ठीक है, समझ लो एक बार, और फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंसरी नर्व जो होती है बच्चों, ये इस डॉर्सल हॉर्न पर सूचना ले जाती है। आपको तो पता है डॉर्सल हॉर्न जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन इस पे जाती है। ठीक है ना, ठीक है, तो सेंसरी नर्व डॉर्सल हॉर्न पर इंफॉर्मेशन ले जाती है, और ये सेंसरी नर्व दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, ये सेंसरी नर्व जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। ये देखिए, सेंसरी नर्व जो हो गई ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर गई। आई होप आप देख पा रहे होगे। ठीक है ना, अब बच्चों एक पार्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक पार्ट जो है, ठीक है, वो इंटर न्यूरॉन के माध्यम से कनेक्टेड होता है। ये बीच में जो न्यूरॉन बनाया है इसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो न्यूरॉन है या ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसको बोला जाता है इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन। ठीक है ना, इसको बोला जाता है इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन। पहले मैं सारा बना लेता हूं, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है सीधा मोटर नर्व के साथ कनेक्ट होता है। दूसरा पार्ट जो है सीधा मोटर नर्व के साथ कनेक्ट होता है। हम ये ले लेते हैं, ये देखिए, ये रही मोटर नर्व। ठीक है, और ये मोटर नर्व जो है यहां से निकली। ठीक है, और ये मोटर नर्व जो है यहां पर आ गई वापस क्वाड्रिसेप के पास सूचना लेकर। ठीक है, तो ये मोटर नर्व है, दिस इज मोटर नर्व नंबर 1। ठीक है, ये मोटर नर्व है। ठीक है, ये देखिए, ये है मोटर नर्व नंबर 1। ठीक है, दूसरी मोटर नर्व यहां बनाते हैं, एक बार मैं बना दूं फिर समझाता हूं। ठीक है, ये रही दूसरी मोटर नर्व, और ये सूचना ले आई हैमस्ट्रिंग के पास। ठीक है, तो ये रही दूसरी मोटर नर्व। ठीक है, ये सूचना ले आई, ये रही दूसरी मोटर नर्व, एरो देख लो। ठीक है, ये रही मोटर नर्व 2, और ये सूचना ले आई हैमस्ट्रिंग के पास। ठीक है, आइए अब मैं आपको पूरा समझाता हूं कि स्टेप भी लिखते रहेंगे, समझते भी रहेंगे कि ये नी जर्क रिफ्लेक्स होता क्या है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप मैं लिखने जा रहा हूं। स्टेप जो है मैं अगले पेज पर लिखूंगा और आपको बताता भी रहूंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले रबर हैमर पटेला बोन को हिट करता है। जब रबर हैमर पटेला बोन को हिट करता है तो इसके साथ जो लगा हुआ टेंडन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और टेंडन के एक्टिवेट होने से क्वाड्रिसेप मसल में स्ट्रेचिंग चालू हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, ठीक है, रबर हैमर hits the rubber hammer hits the patella bone. ठीक है, पटेला बोन, रबर हैमर हिट्स द पटेला बोन। पटेला बोन जो है उसको नी कैप भी कहते हैं। ठीक है, टेंडन, ठीक है, टेंडन अटैच टू, ठीक है,
टेंडिन अटैच टू पटेला बोन, ठीक है, टेंडिन अटैच टू पटेला बोन, ठीक है, पटेला बोन गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है, गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। दिस लीड्स टू, ठीक है, दिस लीड्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ, दिस लीड्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ, ठीक है, दिस लीड्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, दिस लीड्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है। वापस बैक चलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होने लग गई। जब क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होने लग जाएगी तो उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का क्या है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का क्या है भैया, ठीक है, बताइए, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो है ये है आपका स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। लेबलिंग बहुत ज्यादा है, ध्यान से करना है ना। ये ग्रीन कलर का है स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर को मसल स्पिंडल भी कहते हैं। तो जैसे ही क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होने लगेगी, क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेचिंग चालू हो जाएगी, उसमें लगा हुआ स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, राइट, ओके। और स्ट्रेच रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर के साथ जो सेंसरी नर्व जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, उनसे इंफॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगी। याद रखिए, जब भी रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था रिसेप्टर अलग अलग स्टिमुलाई मिलने पर एक्टिवेट होते हैं। जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो तब एक्टिवेट होता है जब मसल स्ट्रेच होने लग जाए, ठीक है ना। और रिसेप्टर क्या करता है, किसी भी स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जब मसल की स्ट्रेचिंग होनी चालू हो जाती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करता है, इस स्ट्रेच रूपी स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ये इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो अपन अगले पॉइंट पे लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर इन क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, इन क्वाड्रिसेप मसल, इन क्वाड्रिसेप मसल गेट एक्टिवेटेड, ठीक है, गेट एक्टिवेटेड, गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। एंड फर्दर, ठीक है, एंड फर्दर सेंसरी नर्व्स, ठीक है, फर्दर एंड फर्दर सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व टेक दिस, फर्दर सेंसरी नर्व टेक दिस इंफॉर्मेशन टू, टेक दिस इंफॉर्मेशन टू डॉर्सल हॉर्न, ठीक है, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अगला पॉइंट ये है कि जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व, ठीक है, स्प्लिट इनटू, सेंसरी नर्व स्प्लिट इनटू, ठीक है, टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। सेंसरी नर्व जो होती है, जो सूचना लेकर जाती है, ठीक है, सेंसरी नर्व जो सूचना लेकर जाती है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। आप देखिए वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। एक सेंसरी नर्व जो है बच्चों, ठीक है, जो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, एक सेंसरी नर्व जो है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के साथ सिनेप्स करती है, ठीक है। एक सेंसरी नर्व का पार्ट इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के साथ सिनेप्स करता है, ठीक है ना। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो होता है बच्चों, याद रखिए, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, ठीक है। और इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है वो सिग्नल को आगे जाने से रोक देता है, ठीक है ना। देखो अब सिग्नल की नंबरिंग देखना तुम, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस का मतलब है कि सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर आई, ठीक है ना, ओके। ये प्लस का मतलब है कि इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। आगे ये माइनस का मतलब है, ये दो माइनस का मतलब है कि इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जब एक्टिवेट होगा तो वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेगा बेसिकली
जो संकेत को आगे जाने से ही रोक देंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो व्हाइट वाली मोटर नर्व 2 है, इस पे कोई सिग्नल दौड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, नो सिग्नल, ठीक है। इस पे कोई भी सिग्नल, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी ही नहीं, याद रखिए। तो मैं इस पे क्रॉस लगा देता हूं, ये देखिए, ये जो मोटर नर्व 2 है, ये कोई सिग्नल लेकर नहीं जाएगी। हैमस्ट्रिंग के पास जब कोई सिग्नल नहीं आएगा मोटर नर्व से, तो हैमस्ट्रिंग मसल आपका रिलैक्स हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन होता है, वो एक ऐसा इंटरन्यूरॉन होता है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, जैसे कि गाबा, ग्लाइसिन वगैरह वगैरह। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये सिग्नल को आगे जाने से रोक देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इंफॉर्मेशन तो दोनों पार्ट्स में जा रही है, पर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन करेगा कि इस मोटर नर्व से कोई इंफॉर्मेशन पास ही ना हो पाए, ठीक है ना। जब इस मोटर नर्व से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं, ये रिलैक्स कर जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं, चलिए, ठीक है। ओके, वन पार्ट ऑफ सेंसरी नर्व, ठीक है, 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 साइनेप्स विथ, ठीक है, साइनेप्स विथ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, ठीक है, साइनेप्स विथ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, ठीक है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, ठीक है। ये देखो, ये सेंसरी नर्व का एक पार्ट है, ठीक है ना, और ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर रहा है, ये बीच में इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सेंसरी नर्व का एक पार्ट है, ठीक है, ये तो भैया बहुत अच्छा पार्ट है, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर याद रखिएगा, ऊपर वाला एक्सॉन वाला पार्ट रिलीज करता है, ठीक है। नीचे जो आपको इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन दिख रहा है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन का ऊपर वाला पार्ट जो साइनेप्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कौन सा वाला पार्ट है, वो है डेंड्राइट वाला पार्ट, याद रखिए, ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, देखिए, ठीक है, ये सेंसरी नर्व है जो सूचना लेकर आई थी, और ये तो बड़े अच्छे अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को तो एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, पर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि अब ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो है, नीचे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, याद रखिए, ठीक है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसकी वजह से जो इसके साथ मोटर नर्व नंबर 2 लगी हुई है, ये मोटर नर्व नंबर 2 जो है, ये कोई भी सूचना ले जाने लायक बचेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, याद रखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये इस सेकंड मोटर नर्व को बेकार कर देते हैं, मतलब कोई सिग्नल इनके ऊपर ट्रेवल नहीं करता। जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो बेसिकली नर्व इंपल्स को जाने से रोकते हैं, नर्व इंपल्स को वो स्टॉप कर देते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो वन पार्ट ऑफ सेंसरी नर्व सिनेप्स विथ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, ठीक है ना, वाइल, ठीक है, वाइल inhibitory interneuron, ठीक है, synapse with motor nerve number 2, ठीक है ना, motor nerve number 2, which, ठीक है, which do not carry any electrical signal, ठीक है, any electrical signal, okay, which do not carry any electrical signal, ठीक है, ओके, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना, ओके, विच डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, टू हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है, टू हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है,
एंड हैमस्ट्रिंग मसल एंड दे रिलैक्स। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल क्या कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, एंड दे रिलैक्स। ठीक है, अब अपन दूसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो दूसरी ब्रांच है सेंसरी नर्व की, ठीक है, वो भी भैया पॉजिटिव ही है। ठीक है, जो दूसरी ब्रांच है पॉजिटिव है। ठीक है, इसके साथ मोटर नर्व खुद ही स्वयं साइनेप्स बना रही है, तो ये बिल्कुल मोटर नर्व एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, प्लस प्लस का निशान। ठीक है, ये मोटर नर्व जो है सूचना ले जाएगी किसके पास, ये मोटर नर्व सूचना ले जाएगी क्वाड्रिसेप मसल के पास। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। याद रखिए, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच हो रही है, तो उसको ओवर स्ट्रेचिंग से रोकने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाना जरूरी था। तो क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच हो रही है और बॉडी को ये अंदेशा है कि ये स्ट्रेच होते होते टूट जाएगी, तो हमने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। इसकी मदद से क्या होगा कि क्वाड्रिसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो बेसिकली ये ओवर स्ट्रेचिंग से बच जाएगी और टूटने से बच जाएगी। याद रखिए, तो मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, लास्ट लाइन लिखता हूं। ठीक है ना, ठीक है, द सेकेंड ब्रांच ऑफ सेंसरी नर्व। ठीक है, द सेकेंड ब्रांच ऑफ, ठीक है, द सेकेंड ब्रांच ऑफ सेंसरी नर्व। ठीक है, द सेकेंड ब्रांच ऑफ सेंसरी नर्व। ठीक है, ओके, आप सेंसरी न्यूरॉन भी लिख सकते हो ना। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में तो न्यूरॉन ही सिनेप्स करता है। ठीक है ना, ओके, राइट। ठीक है, साइनेप्स विथ, ठीक है, साइनेप्स विथ मोटर न्यूरॉन, साइनेप्स विथ मोटर न्यूरॉन, इसको आप मोटर नर्व लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू, ठीक है, टेकिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू, टेकिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू, ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल, क्वाड्रिसेप मसल, क्वाड्रिसेप मसल, कॉजिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉजिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन, कॉजिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉजिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अगले पेज पर लिखते हैं। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप मसल, क्वाड्रिसेप, ओवर स्ट्रेचिंग of quadricep muscle, quadricep muscle, ठीक है, preventing its breakage। ठीक है, preventing its breakage, preventing its breakage, preventing its breakage। ठीक है, अब पूरी कहानी वापस से एक बार सुन लो। ठीक है, पूरी कहानी वापस से एक बार सुन लो और फिर मैं इस कहानी का आपको रिजल्ट बताता हूं। ठीक है ना, चलिए कि कहानी का क्या रिजल्ट है। चलो सुनते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले रबर हैमर लेकर अपन ने पटेला को मारा। पटेला एक बोन है जो टेंडन के साथ, क्वाड्रिसेप मसल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, जब आपने पटेला को जोर से मारा तो टेंडन एक्टिवेट हो गया, और टेंडन जब एक्टिवेट हो गया तो इसकी वजह से क्वाड्रिसेप में स्ट्रेचिंग चालू हो गई। ठीक है ना, क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होना चालू हो गई। ठीक है ना, क्वाड्रिसेप मसल जो है स्ट्रेच होना चालू हो गई, बिल्कुल इस तरह से। देखिए, क्वाड्रिसेप मसल जो है वो स्ट्रेच होना चालू हो गई, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेचिंग चालू हो गई क्वाड्रिसेप मसल में। ठीक है, अब अगर अपन क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेच करते रहेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, जैसे ही क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होना चालू होती है, वहां पर मसल में स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, तो क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेच होने से स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। स्ट्रेच रिसेप्टर जो है
जब एक्टिवेट होता है तो सेंसरी नर्व के माध्यम से सूचना जो होती है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, याद रखिए। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट होता है? सीएनएस का पार्ट होता है। तो रिफ्लेक्स में सीएनएस का पार्ट तो आता ही है। ठीक है ना, तो सेंसरी नर्व सूचना लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है और सेंसरी नर्व दो भागों में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली सेंसरी नर्व में जो लास्ट जिसको अपन साइनेप्स करवा रहे हैं वो न्यूरॉन ही है, सेंसरी न्यूरॉन। नर्व तो न्यूरॉन की बनी होती है। तो सेंसरी नर्व जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड करती है, सेंसरी नर्व का एक पार्ट जो है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के साथ सिनेप्स करता है। ठीक है, प्लस प्लस मतलब सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर आई है, नीचे वाला प्लस मतलब इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन एक्टिवेट हो गया। जब इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है तो ये यहां पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है। ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करने की वजह से देखो, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन का आगे वाला पार्ट डेंड्राइट का है, नीचे वाला पार्ट एक्सॉन का है। तो निचला वाला पार्ट जो एक्सॉन का होता है वही न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, क्योंकि एक्सॉन के एंडिंग पे ही न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन यहां पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? ये जो मोटर नर्व नंबर 2 है इस पर कोई सिग्नल जाने ही नहीं देते। मतलब कि मोटर नर्व नंबर 2 जो है इस पे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ता ही नहीं है। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स द्वारा रिलीज्ड इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिग्नल को रोक देता है। ठीक है ना, तो मोटर नर्व नंबर 2 से कोई सिग्नल हैमस्ट्रिंग के पास पहुंचता ही नहीं है। जब हैमस्ट्रिंग के पास कोई सिग्नल नहीं पहुंचता, याद रखिए ये जो मसल है हैमस्ट्रिंग मसल, ये इफेक्टर है। ठीक है ना, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, वहीं पर ही सेंसरी नर्व का दूसरा पार्ट जो है वो मोटर नर्व के दूसरे हिस्से के साथ आप देख सकते हैं डायरेक्टली सिनेप्स करता है। तो सेंसरी नर्व का जो दूसरा पार्ट है वो मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व के साथ सिनेप्स करता हुआ आपको दिख रहा है। दोनों प्लस प्लस हैं, मतलब सेंसरी नर्व भी प्लस मतलब एक्टिवेटेड और मोटर न्यूरॉन भी एक्टिवेटेड हो गया है प्लस। सूचना जो है मोटर नर्व के द्वारा जो है ऊपर भागती है और सूचना पहुंचती है क्वाड्रिसेप मसल के पास। ठीक है, जब मोटर न्यूरॉन से या मोटर नर्व से ये सूचना क्वाड्रिसेप के पास पहुंचती है तो इसकी वजह से क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, क्योंकि जब भी मोटर नर्व सूचना स्केलेटल मसल के पास ले जाएगी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये मसल जो है ये स्ट्रेच हो रही थी, याद रखिए ऐसे करके। ठीक है, स्ट्रेच हो रही थी और हमें खतरा था कि ये टूट ना जाए, तो ये मसल अब कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है ऐसे करके, और ओवर स्ट्रेचिंग से ये मसल बच जाती है और जिसकी वजह से ये मसल टूटने से बच जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये आपकी क्वाड्रिसेप मसल को ओवर स्ट्रेचिंग से टूटने से बचाता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है, हैमस्ट्रिंग रिलैक्स करती है, क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है, हैमस्ट्रिंग रिलैक्स करती है। इन दोनों एक्शन से क्या होता है, इन दोनों एक्शन से ये होता है कि जो आपका पैर है ये ऊपर की तरफ जर्क मारता है। आपका पैर जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाकर जर्क मारता है और इसे अपन नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा। ठीक है ना, ठीक है, तो अब एक लाइन लिखनी बाकी रह गई। ठीक है ना, यहां मैंने लिख दिया था कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप मसल प्रिवेंटिंग इट्स ब्रेकेज। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में तो मसल छोटी होती है और जब मसल छोटी होगी तो वो जो स्ट्रेच हो रही थी वो स्ट्रेच होने से रुक जाएगी और मसल छोटी होने लग जाएगी। स्ट्रेचिंग से मसल जो टूटने का डर था वो बच जाएगी मसल। ठीक है ना, अब आप खुद ही देखिए यहां पर, देखिए अब आप खुद ही देखिए यहां पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं, आप देखिए। ठीक है, आप खुद ही देखिएगा। ठीक है बच्चों, आप खुद ही देखिएगा कौन सा कलर ले लें अपन ब्लू कलर ले लेते हैं, बढ़िया। ठीक है, आप खुद ही देखिएगा। ठीक है, कि आपके खुद ही देख लीजिएगा कि आपके सीएनएस में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में 3 साइनेप्स बन रहे हैं। ठीक है ना, आपके
स्पाइनल कॉर्ड में 3 साइनेप्स बन रहे हैं, ठीक है। पहला यहां पर बन रहा है, ये देखिए, ठीक है ना, जब सेंसरी नर्व और इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन का साइनेप्स है। दूसरा यहां पर बन रहा है कि इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन और मोटर नर्व 2 का साइनेप्स है, ठीक है ना। और तीसरा साइनेप्स ये वाला बन रहा है जब सेंसरी नर्व और मोटर नर्व 1 का साइनेप्स आपको दिख रहा है। तो आपको 3 साइनेप्स यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। पहला दिख रहा है सेंसरी नर्व का पहला पार्ट और इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के बीच में। दूसरा इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन और मोटर नर्व नंबर 2 के बीच में, ठीक है ना। और तीसरा साइनेप्स आपको दिख रहा है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में, यहां पर देखिए, ठीक है ना। पर इसमें से कितने साइनेप्स, ठीक है, इसमें से कितने साइनेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं? केवल एक साइनेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। बाकी जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन वाला है मामला, वो तो सिग्नल लेकर ही नहीं जा रहा हैमस्ट्रिंग तक, ठीक है। हैमस्ट्रिंग इस वजह से रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो केवल एक ही मोटर नर्व सिग्नल ले जा रही है, एक ही साइनेप्स जो है वो आपके क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। इसलिए अपन इस साइनेप्स को एक मानकर इस रिफ्लेक्स को मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। मैं वापस से इसमें लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं यहीं लिख लेता हूं, ठीक है, ऊपर ही लिख लेता हूं, आप देखिए, ठीक है ना। ठीक है, कि इसे मोनोसाइनेप्टिक क्यों कहते हैं? इसे मोनोसाइनेप्टिक इसलिए कहते हैं, देखिएगा, इसे मोनोसाइनेप्टिक इसलिए कहते हैं कि ओनली वन साइनेप्स, ठीक है, ओनली वन साइनेप्स, मोनो मतलब एक, ओनली वन साइनेप्स इज कॉजिंग, ठीक है, इज कॉजिंग, ठीक है, ओनली वन साइनेप्स इन सीएनएस लिख देता हूं, इन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ओनली वन साइनेप्स इन सीएनएस इज कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है ना, क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है। इसीलिए बच्चों, ठीक है ना, हेंस, ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक कहा जाता है। हेंस इस रिफ्लेक्स को क्या कहा जाता है? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। मैं एक बार वापस आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, अपन ने रबर हैमर लेकर पटेला पर मारा। पटेला पर जब अपन ने मारा तो इसके साथ जो टेंडन था वो एक्टिवेट हो गया, और टेंडन के एक्टिवेट होने से क्वाड्रिसेप स्ट्रेच होने लग गई, ठीक है। जो आपकी क्वाड्रिसेप मसल है, पहले ऐसे थी क्वाड्रिसेप मसल, अब ये स्ट्रेच होने लग गई। देखिए, मैं कपड़े को खींच रहा हूं, ये स्ट्रेच होने लग गई। जब क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होती है बच्चों, तो इसके अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेच रिसेप्टर को मसल स्पिंडल भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो जो सेंसरी नर्व होती है रिसेप्टर के साथ में, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाने लगती है, और ये सेंसरी नर्व जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहां ले जाती है? सीएनएस तक ले जाती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। सेंसरी नर्व जब बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। तो लास्ट में आपको लाल कलर के 2 न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नर्व तो न्यूरॉन की बनी है और साइनेप्स तो न्यूरॉन ही बनाता है। मैंने आपको साइनेप्स की डेफिनेशन बताई थी कि जब 2 न्यूरॉन बहुत पास आ जाते हैं तो साइनेप्स बनता है। तो जो सेंसरी नर्व है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गई, आप देखिए, ठीक है ना। और ये 2 अलग अलग न्यूरॉन्स आपको लाल कलर के दिख रहे हैं जो साइनेप्स कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंसरी नर्व का पार्ट जो है, यानी कि एक सेंसरी न्यूरॉन इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के साथ पार्टिसिपेट करता है। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से मोटर नर्व नंबर 2 पर सिग्नल जाना ही बंद हो जाता है, ठीक है। जब मोटर नर्व नंबर 2 पर सिग्नल जाएगा ही नहीं तो हैमस्ट्रिंग मसल रिलैक्स कर जाएगी, याद रखिए। जो दूसरे सेंसरी नर्व का पार्ट है, यानी जो दूसरा सेंसरी न्यूरॉन है, वो मोटर न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट सिनेप्स करता है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट सिनेप्स हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसी के पीछे सारे राज छिपे हुए हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्ट सिनेप्स हो रहा है, याद रखिए, जो मैंने गोले के अंदर डाला है, ठीक है, सेंसरी नर्व का जो पहला पार्ट है, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो डायरेक्ट सिनेप्स कर रहा है मोटर न्यूरॉन से। बढ़िया, मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये मोटर न्यूरॉन आगे जो नर्व बना रहा है, मोटर नर्व पे सिग्नल जाने लगेगा। मोटर नर्व पे सिग्नल जाने लगेगा और कौन से इफेक्टर तक पहुंचेगा? इफेक्टर का नाम है क्वाड्रिसेप मसल, ठीक
ठीक है ना, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो क्वाड्रिसेप ओवर स्ट्रेच हो रही थी उसकी स्ट्रेचिंग रुक जाएगी। ये स्ट्रेचिंग यूं होती है, कॉन्ट्रैक्शन यूं होता है, याद रखिए, और क्वाड्रिसेप मसल इस तरीके से टूटने से बच जाएगी आपकी, ठीक है। तो आइए अब अपन रिफ्लेक्स आर्क एक बार शॉर्ट में बना देते हैं इसका, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें मसल स्पिंडल, ठीक है, मसल स्पिंडल, ठीक है, यहां मैं खाली पेज पे बना लेता हूं, देखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, इधर देखिए स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर किसमें था आपका, स्ट्रेच रिसेप्टर क्वाड्रिसेप मसल में था, ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल में था, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर को ही हम मसल स्पिंडल भी बुलाते हैं, ठीक है, मसल स्पिंडल बुलाते हैं, मसल स्पिंडल बुलाते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले रिसेप्टर आ गया, ठीक है, फिर आपकी आई सेंसरी नर्व, ठीक है, तो ये रही आपकी सेंसरी नर्व, ठीक है, ये रही आपकी सेंसरी नर्व, ठीक है। सेंसरी नर्व जो होती है इसे एफरेंट नर्व भी कहते हैं, इसे एफरेंट नर्व भी कहते हैं। ये 2 नंबर पे आ गया, ठीक है, ठीक है। फिर क्या आया, फिर आया आपका सीएनएस का पार्ट, सीएनएस का पार्ट था आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका सीएनएस का पार्ट हो गया, ठीक है, ये सीएनएस का पार्ट हो गया, ये 3 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहां से चली क्या, यहां से चली मोटर नर्व, ठीक है ना, यहां से चली मोटर नर्व, ठीक है, यहां से चली आपकी मोटर नर्व, हरे रंग की मैंने बनाई है, ठीक है। मोटर नर्व को इफरेंट नर्व भी कहते हैं, याद रखिए, मोटर नर्व को इफरेंट नर्व भी कहते हैं, ठीक है ना। ये मोटर नर्व किसके पास सिग्नल लाई, ये मोटर नर्व क्वाड्रिसेप मसल के पास ही सिग्नल लेकर आई, ठीक है। तो यहां पर क्वाड्रिसेप मसल जो है इफेक्टर है, याद रखिए। तो मोटर नर्व जो है 4 नंबर पे आ गई, ठीक है ना। क्वाड्रिसेप मसल इज द इफेक्टर, ठीक है ना, इज द इफेक्टर, ठीक है। तो इफेक्टर अपनी क्वाड्रिसेप मसल हो गई, ये 5 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपकी जो क्वाड्रिसेप होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है ना, क्वाड्रिसेप जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क बन गया, याद रखिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और बस 5 ही है, 6 पे तो कुछ है नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा, इस बात का याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस में कितने सिनेप्स जो है बन रहे हैं जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसी पे ही आधारित है ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है ना। आप देख सकते हो खुद ही, ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो, अगर मैं बताना चाहूं तो, कि आप खुद ही देख सकते हो कि भैया इसमें ना स्पाइनल कॉर्ड में आप देख सकते हो ये एक सिनेप्स बन रहा है, ये तो काम का नहीं है, ये दूसरा सिनेप्स बन रहा है, ये काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल के पास कोई सूचना आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो हैमस्ट्रिंग मसल तो रिलैक्स हो गई, ठीक है ना। तो ये 2 सिनेप्स इसलिए काम के नहीं है क्योंकि जो मोटर नर्व नंबर 2 है वो कोई सूचना कैरी नहीं कर पा रही है, उस पर तो सूचना आपने बंद कर दी, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपके 1 एंड दूसरा 2 है सिनेप्स, ये काम के नहीं है, केवल ये वाला सिनेप्स ही काम का है। इस सिनेप्स की वजह से मोटर नर्व नंबर 1 जो है वो क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करा पाती है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ही मेन चीज होती है, याद रखिए, ठीक है। इसलिए अपन नी जर्क रिफ्लेक्स को मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैंने गोले में बनाया है इस बात का ध्यान रखना कि इसे मोनोसाइनेप्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक ही सिनेप्स काम आ रहा है, बाकी के 2 सिनेप्स जो हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब कहने का मतलब यह है कि उनकी वजह से तो मोटर नर्व नंबर 2 पर कोई सिग्नल भाग ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हैमस्ट्रिंग तो रिलैक्स पड़ी है, ठीक है, मसल में कोई चीज ही नहीं हो रही है, मसल तो रिलैक्स पड़ी है, तो इसलिए अपन बाकी के 2 साइनेप्स को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये वाला जो नी जर्क है ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहलाता है, ठीक है ना। जबकि मैं आपको बता दूं, जबकि बच्चों जो आप
आपका विड्रॉल रिफ्लेक्स है, विड्रॉल रिफ्लेक्स जो होता है ये पॉलीसाइनेप्टिक कहलाता है। ठीक है, गर्म तवे पर हाथ रखकर हाथ उठा लेना, तीखे ऑब्जेक्ट पर हाथ रखकर हाथ खींच लेना, इसे विड्रॉल रिफ्लेक्स कहते हैं। याद रखिए ये पॉलीसाइनेप्टिक होता है, क्योंकि सीएनएस पर याद रखिए दो साइनेप्स बनते हैं जो विड्रॉल रिफ्लेक्स करवाते हैं, याद रखिए। ठीक है ना, तो इसे पॉलीसाइनेप्टिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सीएनएस, ठीक है ना, इन सीएनएस, ठीक है, टू साइनेप्स, ठीक है, कितने साइनेप्स काम आते हैं? टू साइनेप्स हेल्प इन, ठीक है, हेल्प इन एक्सिक्यूशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स, हेल्प इन एक्सिक्यूशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स, ठीक है, हेल्प इन एक्सिक्यूशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसलिए इसे पॉलीसाइनेप्टिक का दर्जा दिया गया, क्योंकि सीएनएस में यानी स्पाइनल कॉर्ड में दो साइनेप्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्स एग्जीक्यूट होता है कि आप गर्म तवे पर हाथ लगाकर हाथ खींच ले। कितने साइनेप्स काम आ रहे हैं? दो साइनेप्स काम आ रहे हैं, तभी आप ये रिफ्लेक्स कर पा रहे हो। इसलिए पॉली, पॉली मतलब एक से अधिक, ठीक है, मोनो मतलब एक। ठीक है, तो इसमें नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या है कि इन सीएनएस, ठीक है ना, वन साइनेप्स, ठीक है, हेल्प इन, ठीक है, हेल्प इन क्वाड्रिसेप, हेल्प इन क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हेल्प इन क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसे जो है, क्योंकि यहां पर एक साइनेप्स का मामला है, इसलिए अपन इसे मोनोसाइनेप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ये चित्र आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पर क्लैरिटी से नहीं दे रखा है कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ क्लैरिटी से बता दिया है। मोटर नर्व को इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं और सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ये रिफ्लेक्स सेक्शन तो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन तो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं लिख लेता हूं विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है। एक चीज आपके लिए, विड्रॉल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक है, कि आपको याद रहे कि व्हाट इज अ विड्रॉल रिफ्लेक्स। ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक है, विड्रॉइंग, ठीक है, विड्रॉ करने मतलब हाथ उठा लेना, हाथ खींच लेना, हाथ पुल कर लेना। ठीक है ना, विड्रॉइंग योर हैंड्स, ठीक है, योर हैंड्स व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से ये तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हैंड विड्रॉ कर लेना जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो। ठीक है, तो बच्चों ये है रिफ्लेक्स सेक्शन। अब अपन बच्चों लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट भाग पर चलते हैं और अपन जो है वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द वेंट्रिकल्स। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखना है, अभी तक लिखा नहीं, लिख लो, लिख लो सारे। मैं जो है आपको मैंने डायग्राम वायग्राम वहां भी बना दिया है। MN2 का मतलब मोटर नर्व 2। ठीक है, लिख लो ऐसे, चलो, है ना। हाँ भाई, आज चैप्टर खत्म कर देंगे, सिर्फ 15 मिनट का रह गया है, खत्म करके ही जाएंगे भाई। ठीक है, दूसरी बात यार, ये आई और ईयर का क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा यार, लल्लू आदमी है क्या। ठीक है, 3 दिन से यार इस लल्लू को मैं समझा रहा हूं, इस बेवकूफ लड़के को मैं समझा रहा हूं, पता नहीं कौन लड़का है या लड़की है, कि आई और ईयर जो है हम लास्ट में करेंगे, प्लानर चेक करो जाकर। ठीक है, पर फिर भी यार सेम प्रश्न पूछते रहते हो यार, 3-4 दिन से यार, कितनी बार मैं रिप्लाई करता रहूं यार। ठीक है ना, बिल्कुल यार, मतलब यार क्या सारे यार तुम्हारे दिमागी सेंस खराब हो चुके हैं कि एक ही चीज पूछते रहते हो यार। ठीक है ना, कितनी बार रिप्लाई करूं।
अरे क्या एक ही चीज पूछ रहे हो भाई बार बार? साइड ही खड़ा हूं। क्या पता ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन लोगों का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो जिनका अगर कुछ रह गया है, ठीक है ना, कुछ अगर किसी का रह गया है और मेरे साथ नहीं बना पाए हो, तो ये नोट्स मिल जाएंगे आपको 5-10 मिनट में, तो पीछे बैठकर भी बना सकते हो। फिर भी अगर आपको लिखना है तो 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, लिख लो। ठीक है, क्या पता यार क्या खराबी आ गई है यार। मैं तो इनके माँ बाप के बारे में सोचता हूँ कि यार मम्मी पापा इनको कैसे हैंडल करते होंगे। ठीक है यार, ऐसे पागल लड़के लड़कियों को कैसे संभालता है कोई भाई। ठीक है ना, क्या यार सच में, मतलब 3 दिन हो गए मेरे को कहते कहते, जब से नर्वस सिस्टम चालू हुआ है ये लाइन मैं 20 बार रिपीट कर चुका हूं कि प्लानर चेक कर ले, प्लानर चेक कर ले, देख प्लानर में क्या है, कहां पर कौन सा चैप्टर दे रखा है, देख तो ले। ठीक है ना, क्या पता यार भाई क्या करते हैं यार। ठीक है ना, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट टॉपिक पर आ गए बच्चों अपन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं इसको, चलिए, है ना। और फिर आखिरी टॉपिक पे आ गए हम। चलो ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, चलो देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, कि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन, ठीक है ना, वैसे तो है नहीं कुछ लोगों का, ठीक है, बाकी जिनका है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, इतना इरिटेट मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ। ठीक है, और कभी कभी मेरे को ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को ही मेरे को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए। तो जो हमारा ब्रेन होता है ये देखिए, ठीक है, ये जो हमारा ब्रेन होता है बेटा, ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बाहर से तो बिल्कुल सही दिख रहा है, देखिए। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, बाहर से तो एकदम बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, पर बेटा ब्रेन के अंदरूनी हिस्सों पे कैविटी प्रेजेंट होती है। ब्रेन अंदर से खोखला है, याद रखिए। बाहर से तो बढ़िया दिख रहा है, पर ब्रेन के अंदर कैविटी है, अंदर एक गुहा है, अंदर एक स्पेस है, खाली स्पेस, याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल ये इस तरह है ब्रेन आपका, देखिए। ठीक है, बिल्कुल इस तरह, इस कप की तरह आपका ब्रेन है। ठीक है ना, बाहर से तो सॉलिड लगता है, बाहर से तो सॉलिड लगता है, पर भैया अंदर कैविटी है, देखिएगा। ठीक है ना, तो ब्रेन जो है, ब्रेन जो है बाहर से तो सॉलिड लगता है, पर ब्रेन के अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती है, और इन कैविटीज को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ठीक है, इन कैविटीज को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ब्रेन आपका देखो बाहर से तो सॉलिड लग रहा है, ठीक है ना, ये सेरिबेलम आप देख रहे हो, बाहर से तो सॉलिड लग रहा है, पर भैया इसके अंदर, सेरिबेलम के अंदर चीजें तो हैं, पर बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, याद रखिए। ठीक है, और ब्रेन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे अपन वेंट्रिकल बुलाते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट के अंदर जो कैविटी होती है उसे आप एट्रियम और वेंट्रिकल ही कहते हो, वैसे ही ब्रेन के अंदर जो कैविटी होती है उसे अपन वेंट्रिकल कहते हैं। मतलब बाहर से तो ये अच्छा खासा दिख रहा है, अंदर भी मटेरियल है इसमें, पर बीच में जाएंगे ना तो बीच में एक खाली गुफा मिलेगी, खाली कैविटी मिलेगी। ठीक है ना, बिल्कुल, बताओ किस तरह, बिल्कुल एक लेदर बॉल की तरह।
ठीक है। लेदर बॉल बाहर से तो काफी मजबूत, काफी हार्ड दिखती है। लेदर बॉल लड़कियों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, क्रिकेट में यूज होने वाली बॉल जो होती है लेदर बॉल कहलाती है। आपने क्रिकेट में क्रिकेटर्स को जो बॉल से खेलते हुए देखा है वो लेदर बॉल होती है, ठीक है। उस पे धागा वागा बंधा रहता है। बाहर से लगती है कि कितनी यार अंदर से मजबूत होगी, पर अगर आप लेदर बॉल का धागा खोलते चले जाओगे तो अंदर आपको लास्ट में जाकर जो है एक छोटी सी बॉल मिलेगी, और छोटी सी बॉल के अंदर आपको कैविटी मिलेगी। याद रखिए, अंदर एक कैविटी है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है बच्चों, ब्रेन में मटेरियल बहुत है पर सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है। याद रखिए, इसके अंदर सेंटर में एक खाली गुफा प्रेजेंट है, एक कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी को वेंट्रिकल कहा जाता है, और वेंट्रिकल के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। याद रखिए, ठीक है। तो मैं अब इसको लिखने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, चलिए, है ना, आप लोग देखिए, ठीक है। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं और इसको मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं प्रॉपरली फोकस कर लेता हूं, ठीक है। ओके, आई होप ये प्रॉपरली फोकस हो चुका है और आपको नजर आ रहा है। नहीं तो मैं पिछले पेज पर इसको रख लेता हूं ताकि ये प्रॉपरली फोकस कर ले, ठीक है। प्रॉपरली ये फोकस कर ले एक बार, और फिर मैं इसको इस पे नॉर्मल उस पे रख दूं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से प्रॉपरली इसने फोकस कर लिया है। अब मैं नॉर्मल पे रख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो आइए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ऐसे करके ये देखिए, ठीक है। अब मैंने ब्रेन के कुछ हिस्से बनाए हैं, अब मैं कैविटी बनाने जा रहा हूं। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है, एक तरफ, ठीक है। सोचो ये आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इस तरफ आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। इस तरफ आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। मतलब सेरिब्रम के दो लोब्स, ठीक है ना। तो सेरिब्रम के दो लोब्स आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। ओके, तो सेरिब्रम के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है आपका फर्स्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरफ है आपका सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है।
इस तरफ है आपका सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है बेटा, ये सेरिब्रम के अंदर पाई जाने वाली कैविटीज को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल हो गए, सेरिब्रम के अंदर की कैविटी हो गई, ठीक है ना। नीचे आते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये है आपका डायनसिफ्लॉन, ठीक है ना। नीचे आते हैं तो ये वाला पार्ट है आपका डायनसिफ्लॉन, ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका डायनसिफ्लॉन, ठीक है, डायनसिफ्लॉन, ठीक है। और डायनसिफ्लॉन की कैविटी, डायनसिफ्लॉन के अंदर जो खाली जगह है, खाली कैविटी है, इसे अपन थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, याद रखिए, इसे अपन थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। और थर्ड वेंट्रिकल को एक और नाम से जाना जाता है, इधर मैं लिख देता हूं कि अपन थर्ड वेंट्रिकल को, ठीक है, अपन थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील भी कहते हैं, ठीक है, डायोसील भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डायनसिफ्लॉन की जो कैविटी है बीच में, उसे थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील कहा जाता है। अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मिड ब्रेन है, याद रखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन के अंदर बेटा, मिड ब्रेन के अंदर नाम की ही कैविटी होती है, कैविटी इतनी पतली होती है कि डक्ट नुमा कैविटी होती है, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन की कैविटी इतनी पतली होती है, डक्ट नुमा कैविटी होती है कि इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं, याद रखिए, इसे हम सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं, इसे हम सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं। और एनसीईआरटी ने ये दे रखा है, याद रखिए, एनसीईआरटी ने ये दे रखा है। अब आप मेरे को खुद ही बता दीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ने वालों या बनाने वालों, आप खुद ही देख लीजिए कि भाई साहब, ठीक है, एक सेरिब्रल एक्वीडक्ट नाम जो दे रखा है, उसकी वजह से ये सारा अपन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक जगह की कैविटी ऐसे तो नहीं कर सकते कि एक ही जगह की कैविटी पढ़ लेंगे, ठीक है, बाकी जगह की भी फिर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अपन नीचे आ जाते हैं, नीचे जो आपको कैविटी दिख रही है ये फोर्थ वेंट्रिकल कहलाता है, याद रखिए, नीचे जो आपको कैविटी दिख रही है इसे फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है, याद रखिए, फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है ये एक ऐसी कैविटी होती है जो तीन चीजों के बीच में बनती है, याद रखिए, ठीक है ना। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये एक ऐसी कैविटी होती है जो पॉन्स, सेरिबेलम, ठीक है ना, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला के बीच में बनती है, याद रखिए। एक तरफ पॉन्स है, एक तरफ सेरिबेलम है, एक तरफ मेडुला है, ठीक है, और बीच में जो कैविटी बनती है उसे फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाती है, ये नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रही है, और स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से खोखली होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी पतली सी ट्यूब बीच में से जाती है, याद रखिए, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी बीच में से खोखली होती है और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से भी एक पतली सी ट्यूब निकलती है, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसी बात है, ठीक है। तो मैं फिर से आपके लिए थ्योरी लिखने जा रहा हूं, कुछ थ्योरी लिखने जा रहा हूं आप लोगों के लिए कि ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन जो है, ब्रेन इज वर्चुअली, ठीक है ना, ब्रेन इज वर्चुअली, ठीक है, यहां अपन इसको ऐसे लिखें, या ब्रेन इज वर्चुअली हॉलो, ठीक है, हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, हॉलो फ्रॉम इनसाइड, हॉलो फ्रॉम इनसाइड, पूरा ब्रेन नहीं, ठीक है ना, पर ब्रेन का काफी हिस्सा, ठीक है, ओके। फिर ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, ओके। कैविटीज, ठीक है, कैविटीज आर प्रेजेंट, ठीक है, कैविटीज आर प्रेजेंट, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, इनसाइड मैनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इनसाइड मैनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। इन कैविटीज को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या, दीज आर कॉल्ड, ठीक है, दीज आर कॉल्ड, कैविटीज को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या, इन कैविटीज को कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है।
वेंट्रिकल्स जो होते हैं क्या खाली होते हैं? नहीं, वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, याद रखिए, ठीक है ना, ठीक है। वेंट्रिकल्स कंटेन, वेंट्रिकल्स में क्या होता है? वेंट्रिकल्स कंटेन, ठीक है, CSF, ठीक है, वेंट्रिकल कंटेन्स CSF, ठीक है। CSF का फुल फॉर्म मैं कहीं लिख देता हूं, CSF का फुल फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि कौन सी कैविटी बेटा कहां पर है, कौन सी कैविटी किस वेंट्रिकल के बीच में है। एक बार आई एम गोइंग टू रिपीट, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सेरिब्रम के अंदर, ठीक है, सबसे पहले सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल होता है। डायनसिफ्लॉन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील भी कहते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर कोई वेंट्रिकल नहीं होता, मिड ब्रेन के अंदर कोई बड़ी कैविटी नहीं होती, मिड ब्रेन के अंदर कोई वेंट्रिकल नहीं होता। मिड ब्रेन के बीच में से पतली सी डक्ट जाती है, इस पतली सी डक्ट को सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन में नो बिग कैविटी, याद रखिए, नो बिग कैविटी, मिड ब्रेन में नो बिग कैविटी, ठीक है ना। ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है, ओनली सेरिब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है। सेरिब्रल एक्वीडक्ट को आइटर भी कहते हैं, ठीक है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट को आइटर भी कहते हैं। तो मिड ब्रेन के बीच में जो पतली सी ब्लू कलर की डक्ट दिख रही है, इसको सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं। मिड ब्रेन के अंदर कोई बहुत बड़ी कैविटी या वेंट्रिकल नहीं होता, ठीक है ना। नो बिग कैविटी, बिग कैविटी को वेंट्रिकल कहते हैं, याद रखिए। तो ऊपर मैं लिख देता हूं वेंट्रिकल, ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूं यहां पर वेंट्रिकल, नो बिग कैविटी, यानी कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वेंट्रिकल नहीं है, ठीक है। मिड ब्रेन में वेंट्रिकल नहीं है, एक पतली सी डक्ट पास हो रही है जिसको सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला की बाउंड्री से बनता है, ठीक है। एक तरफ पॉन्स है, एक तरफ सेरिबेलम है, एक तरफ मेडुला है, तो चारों तरफ जो है ब्रेन के पार्ट्स हैं और बीच में फोर्थ वेंट्रिकल है। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके एक तरफ पॉन्स है, एक तरफ मेडुला है, एक तरफ सेरिबेलम है, तीन हिस्से ब्रेन के उसको सराउंड करते हैं। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल नामक कैविटी है, बड़ी कैविटी जो है, उसको तीन हिस्से ब्रेन के सराउंड करते हैं और वो कैविटी बीच में पाई जाती है, ठीक है। एक तरफ है पॉन्स, एक तरफ है सेरिबेलम, एक तरफ है आपका मेडुला, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी नजर आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी एक कैविटी होती है, ठीक है ना, ये आप दिख रहे हो, ठीक है ना, डक्ट के फॉर्म में होती है, ठीक है, ये आपको दिख रही है, ठीक है ना। इट इज अ थिन डक्ट, ठीक है, इट इज अ थिन डक्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होती है, ठीक है ना। इसे ना अपन न्यूरल कैनाल कहते हैं, ठीक है, इस थिन डक्ट को न्यूरल कैनाल कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कुछ बच तो नहीं गया, ठीक है ना, एनीथिंग विच इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर। मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, सब कुछ चीजें अपन ने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, फिर भी जस्ट मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। ओके, हाँ बिल्कुल, इसको ना रुको, इसको न्यूरोसील कहते हैं, न्यूरोसील, न्यूरोसील कर लेते हैं ना, न्यूरोसील, कैविटी को सील लगाते हैं, न्यूरोसील, ठीक है, तो वर्ड सही चला जाएगा, ठीक है। जैसे डायोसील किया है वैसे न्यूरोसील। मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई चीज बच तो नहीं गई, बाकी तो सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट, हाँ सब करा दिया है मैंने, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। ओके, देखिएगा मैं फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है, कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वापस सुन लो, कहीं जाना मत, ठीक है। ब्रेन जो होता है अंदर से खोखला होता है, याद रखिए। ब्रेन के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम के अंदर फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। फिर आपके डायनसिफ्लॉन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है।
थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील भी कहा जाता है, ठीक है। फिर मिड ब्रेन के अंदर कोई वेंट्रिकल नहीं होता, कोई बड़ी कैविटी नहीं होती, मिड ब्रेन के बीच में से एक डक्ट पास होती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। फिर नीचे जाकर एक बड़ी कैविटी अपन को नजर आती है जिसे फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला के चारों तरफ ये पार्ट्स होते हैं। मतलब फोर्थ वेंट्रिकल जो कैविटी है, ठीक है ना, उसमें मैं आपको बताऊं, फोर्थ वेंट्रिकल जो कैविटी है, ये देखिए मेरे हाथ के बीच में जो कैविटी है, उसमें एक तरफ पॉन्स होगा, एक तरफ मेडुला होगा, एक तरफ सेरिबेलम होगा। मतलब चारों तरफ ब्रेन के पार्ट्स होंगे और बीच में जो कैविटी बन रही है उसे फोर्थ वेंट्रिकल कहेंगे। तो फोर्थ वेंट्रिकल को सराउंड करता है पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। मतलब फोर्थ वेंट्रिकल पूछा जाए कि किसकी कैविटी है, तो आप कहोगे कि ये एक ऐसी कैविटी है जो ब्रेन के 3 पार्ट्स से मिलकर बन रही है। 3 पार्ट्स के मध्य में ये कैविटी है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम के, ठीक है। फिर लास्ट में जो है स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को, या स्पाइनल कॉर्ड की पतली सी डक्ट जो जा रही है, ठीक है, जो थिन डक्ट जा रही है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से, इस थिन डक्ट को न्यूरोसील कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन कैविटियों में क्या भरा होता है, क्वेश्चन अपना ये है कि इन कैविटियों में क्या भरा होता है। तो इन कैविटियों में बेटा एक फ्लूइड होता है, याद रखिए, इन कैविटियों में एक फ्लूइड होता है, ठीक है। इन कैविटियों में एक फ्लूइड होता है, देखिए लाल कलर के डॉट से मैं फ्लूइड बना रहा हूं। इन कैविटियों में फ्लूइड होता है, याद रखिए, नीचे तक भरा हुआ है। इन कैविटियों में जो फ्लूइड होता है इसे अपन CSF बुलाते हैं, यानी इसे अपन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बुलाते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन भी बता देता हूं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वाटर होता है, याद रखिए, ठीक है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ठीक है, इसमें ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, ठीक है। तो CSF के अंदर वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, CSF के अंदर यूरिया होता है, याद रखिए, CSF के अंदर ग्लूकोज होता है, याद रखिए, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। तो ये CSF की कंपोजिशन होती है। ये सब चीजें जो है CSF के अंदर पाई जाती है। इसमें वाटर होता है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, इसमें यूरिया होता है, इसमें ग्लूकोज होता है। अच्छा, CSF के अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। जिसके आगे मैं लिखता हूं सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स, ठीक है, क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, ठीक है, ऑफ सोडियम, याद रखिए, क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, ठीक है। मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इस तरह के सॉल्ट्स भी जो है आपके CSF में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका CSF है। CSF में वाटर होता है, CSF में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, CSF के अंदर यूरिया होता है, CSF के अंदर ग्लूकोज होता है और CSF के अंदर सॉल्ट्स होते हैं। आप सॉल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिख सकते हो, आप सॉल्ट्स को आयंस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये CSF की कंपोजिशन हो गई। NCERT ने सेरिब्रल एक्विडक्ट दे रखा है, तो आई थिंक सेरिब्रल एक्विडक्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है। ये मिड ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली पतली सी डक्ट है, बड़ी कैविटी नहीं, जस्ट पतली सी डक्ट जो मिड ब्रेन के बीच में से चलती है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हमने आज 2 टॉपिक्स करे हैं। हमने आज जो है रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा है और हमने बच्चों ये जो है कैविटीज पढ़ी है ब्रेन की, ठीक है, ओके। और यहां पर बेटा जो NCERT का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो अपना एंड हो चुका है। कल से अपन टॉपिक चालू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। और कल आपकी 2 क्लास होगी, 9 बजे से 10:30 बजे तक और फिर 11 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। तो कल आपकी 2 क्लास लगेगी एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके द्वारा रिलीज किए हुए हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप फिर भी कमेंट में मुझे बताइएगा अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो आज की क्लास में, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, इसे आप बनाना चाहें तो बना लीजिए प्लीज। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल सेरिब्रम में होता है। ठीक है, कहीं मैं लिख देता हूं, इसे भी कहीं लिख देता हूं। ठीक है, इधर लिख देता हूं कि सेरिब्रम में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, और इसको बॉक्स में डाल देते हैं, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। डायनसिफ्लॉन में थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील कहते हैं। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होता, एक डक्ट होती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहा जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो एक ऐसी कैविटी होती है जो पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला के बीच में बनती है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में जो कैविटी होती है उसे न्यूरोसील कहते हैं। इन सभी कैविटियों में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको सीएसएफ कहा जाता है। ठीक है ना, हाँ, एक कोई मेरे से पूछ रहा है सर डॉर्सल रूट क्या होती है, व्हाट इज डॉर्सल रूट। ठीक है, तो डॉर्सल रूट जो है आपको मैं कल सुबह क्लैरिटी दे दूंगा। ठीक है ना, कल जब क्लास चालू होगी, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 8:50 पे क्लास चालू कर लेंगे। ठीक है, और 10 मिनट में मैं आपको डॉर्सल रूट भी बता दूंगा कि स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट कहाँ होती है। ठीक है, चलिए, है ना, तो कल मैं आपको उसकी भी क्लैरिटी दे दूंगा। एक बच्चे ने डॉर्सल रूट के बारे में पूछा है, तो आई विल गिव यू क्लैरिटी इन द मॉर्निंग। ठीक है, छोटा सा ही है, तो आपकी क्लास कल सुबह है, याद रखिएगा, अपनी नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 8:50 पर ही क्लास चालू कर देंगे। ठीक है, तो आपके जो डाउट्स हैं जो आज आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो वो डाउट्स मैं 10 मिनट के लिए बता दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल टेल देम टुमारो मॉर्निंग। 10 मिनट्स में डाउट बताकर फिर हम 9 बजे अपना नया चैप्टर चालू कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे वैसे कर लेंगे अपन, 10 मिनट पहले स्टार्ट करके आई विल टेल योर ऑल द डाउट्स एंड देन आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर एट 9 AM। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो सुबह आपको मैं 8:50 पर मिलूंगा। 8:50 से लेकर 9 बजे तक आपके डाउट्स में क्लैरिटी दे दूंगा। आपके कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से संबंधित तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब कल, है ना। इसको उतार लीजिए, जिन्होंने नहीं उतारा है, जिन्होंने उतार लिया है वो जा सकते हैं। ठीक है ना, बेटा देखो यार, हमारी तो, मैं आपको बता दूं बेटा, आप हमें कुछ नहीं बोल सकते। हमने साल भर कोई भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है। ठीक है, हमारी सैटरडे को रेगुलर क्लास आती है, हम वही लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगती नहीं है। ठीक है ना, किसी भी बार हमने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है। तो कल हम अपनी पहली एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, या तो दूसरी होगी मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं कहीं छुट्टी पे जा रहा होता हूं तो मैं क्लास ले लेता हूं। इसके अलावा आई डोंट टेक एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, आप मेरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, इवन रुपेश सर ने भी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है। हम दोनों का रिकॉर्ड है, वी डोंट टेक एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, बट क्या है कि अब थोड़ी जरूरत है। ठीक है, और हम कल आपको 2 क्लासों में पढ़ाएंगे। कल एक तो रेगुलर क्लास है और एक एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है ना, ओके, तो कल हम पढ़ाएंगे। और अब थोड़े थोड़े समय तक, 2-3 हफ्तों तक आपकी एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ताकि जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लैगिंग है तो वो हम दूर कर दें। ठीक है, चलिए अब हम कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, है ना, हमने अभी तक ली नहीं है एक्स्ट्रा क्लास, तो अब हम लेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, और आपकी लैगिंग को कम कर देंगे, और जिससे क्या होगा कि कंफर्टेबली जो है, जो स्पैमर्स हैं उनको भी शांति मिल जाएगी, और जो है वो भी सुख से जो है दूसरी किसी की क्लास खराब कर पाएंगे। चलिए बाय बच्चों, लव यू। ठीक है, चलिए अब हम चले, है ना।